हेलो साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजय गुप्ता आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारी जो होगी, अब हम एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे डीएलएड, या यूं कह सकते हैं उसका पुराना जो बीटीसी है, तो बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का हम मैथ के सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो मैथ पेडागोजी की होगी, शिक्षण शास्त्र का होगा। पहले हम 3 से 4 क्लास में जो है शिक्षण शास्त्र को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि शिक्षण शास्त्र जो होता है, मैथ पेडागोजी होती है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन मैथ का सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनको आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन समस्या बाढ़ बच जाती है आपकी पेडागोजी में। तो सबसे शुरुआत के 3-4 क्लास थोड़ी बोरिंग जरूर हो, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ी सी बोरिंग होती है, इंटरेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको अच्छे समझाने का। और शुरुआत के हमारे 3-4 जो क्लासेस होंगी वो पेडागोजी के ही होंगी। उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज जो है चीजों को कंप्लीट करते हुए बढ़ेंगे और कंप्लीट सिलेबस यहाँ से मैं कराऊंगा आपको। मैथ की किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं उसको बारी से देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सूची में देखना है कि सूची में क्या क्या दिया गया है। इससे पहले अध्याय की अगर बात कर लिया जाएगा तो पहला अध्याय क्या है, जो पहला जो चैप्टर है वो पेडागोजी है। पहला चैप्टर क्या है आपका, पेडागोजी ही है, पेडागोजी है। तो उससे आप जो है ध्यान रखिएगा कि पहला जो चैप्टर है हमारा पेडागोजी का है। उसके बाद फिर हम जो है मैथ के जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो निर्देशन सामग्री, पहला चैप्टर जो है आपका निर्देशन सामग्री तथा गणित शिक्षण की विधियां। गणित शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं जो मैथ को इजी बनाती हैं, उन सब विधियों के बारे में हम समझेंगे। आगमन है, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि है, और संश्लेषण और क्रियात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि तथा खोज। ठीक, ये पहला चैप्टर है और यही पहला चैप्टर आपका पेडागोजी है। उसके बाद जो है आपको सब कैलकुलेटिव जो आप बचपन से पढ़ते चले हैं वही सब चीजों को आपको मिलना है। अच्छा, इसमें ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है आपको, इसमें कौन कौन सी चीजों को आपको पढ़ना है उस पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। इसमें पहले सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा गणित का महत्व होगा। फिर हो जाएगा गणित में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों का स्थान क्या होता है। भाई पाठ्य पुस्तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़िए उसका पाठ्यक्रम का एक अलग ही माहौल होता है। तो गणित में पाठ्य पुस्तक का क्या स्थान होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर गणित शिक्षण के लिए जो है पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या नीड्स हैं उसकी जरूरत, उसको देखेंगे हम। विद्यार्थी के लिए पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता, फिर विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक की क्या उपयोगिता होती है इसको देखेंगे हम। फिर देखेंगे गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं एवं गुण के बारे में डिस्कस करेंगे हम। और अध्यापक मार्गदर्शिका के बारे में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कार्य पुस्तिका, सहायक सहायक फिर जो हो जाएगा आपका सहायक पुस्तकों की आवश्यकता, सहायक पुस्तकों की विशेषताएं क्या होती हैं तथा उनका प्रयोग कौन कौन से करेंगे। ठीक, संदर्भित पुस्तकें कौन सी होती है, उनकी उपयोगिता क्या क्या होती है। शिक्षण कार्य के लिए सहायक सामग्री कौन सी होती है, इसको आप शॉर्टकट आप टीचिंग करने जाते हो टीएलएम बनते हैं ना, टीएलएम टीएलएम तो वही टीएलएम है। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जानेंगे कि गणित विषय को सहायक बनाने में या उसको आसान करने के लिए हम कौन कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल या जिसको टेलम बोलते हैं उसका हम यूज कर सकते हैं। फिर गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व क्या क्या होता है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, उसके महत्व क्या क्या उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य क्या होता है, अभ्यास, फिर अभ्यास क्या, गणित में अभ्यास का क्या रोल होता है उसके बारे में देखेंगे। आगमन एवं निगमन विधियों का तुलना किया जाएगा, मतलब उसमें डिफरेंशिएट किया जाएगा, डिफरेंस निकाला जाएगा, सॉरी, कि आगमन विधि सॉरी आगमन विधि और निगमन विधि में तुलना करेंगे। फिर हम कुछ अभ्यास के लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम देखेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है, यही जो है समझने लायक है, यही चीज आपके लिए थोड़ा सा समझना है आपको। ज्यादा मैक्सिमम 3 से 4 में तो मैक्सिमम 5 क्लास में आपका ये खत्म, चाहो तो मैं एक ही दिन खत्म कर दूंगा, लेकिन एक दिन में आप हो जाएंगे बोर, इसलिए हम छोटा सा इसको कई कई पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने लेके आएंगे। तो एटलीस्ट 5 जो है क्लासेस में आपकी फाइनली एकदम पूरी कंप्लीट हो जाएगी और समझ में आएगा 100%। जो भी मैं चीज बताऊंगा उससे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चन जो जो एग्जाम में आए हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दूसरे चैप्टर में चलते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा क्या बोलता है कि दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो अनुपात और समानुपाती अनुलोम एवं प्रतिलोम का अर्थ है एवं समानुपाती राशि में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध निकालना है। आप अनुपात समानुपात पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते चले आए होंगे, आपको 7वीं 8वीं क्लास में मिला होगा। तो वही अनुलोम प्रतिलोम जो होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करना है। इसमें भी क्या क्या पढ़ना है आपको, समानुपात पढ़ना है, समानुपाती राशियां पढ़नी है, समानुपाती के प्रकार क्या क्या होते हैं, अनुमूलानुपात पढ़ना है आपको, विलोमानुपात पढ़ना है और प्रतिलोमानुपात पढ़ना है, समानुपाती पढ़ना है, राशियों के बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध निकालना है, सजाती तथा विजातीय व्यंजकों का बोध करना है तथा इन पर जोड़ एवं घटाना वाला अभ्यास प्रश्न को भी आपको जो है देखते हुए आगे पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि आज हम सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। 100% एग्जाम में आपके लिए 100% ये उपयोगी होगा और एग्जाम में आपके नंबर को ये बढ़ा देगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर जो है हमारा, तीसरा चैप्टर क्या है, घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का धनात्मक आधार मान करके, मतलब घातांक और कड़ी वाला चैप्टर मेनली आप समझिएगा कि ये पहला चैप्टर आपका पेडागोजी है, दूसरा चैप्टर आपका समानुपात अनुपात और समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन का है, तीसरा चैप्टर आपका घातांक कड़ी और घातांक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप कड़ी वाला सवाल नहीं मिलेगा, घाता वाले सवाल मिलेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि a पावर m इंटू a पावर n क्या हो जाएगा, जब बेस समान रहता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, तो a पावर m प्लस n होता है ना, ये सब वाले क्वेश्चन जो है आपको इसमें मिलेंगे। मेनली आप इतना समझिए कि घातांक की अवधारणा पढ़ना है, घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं, उसमें कुछ रूल अप्लाई होते हैं, उन को पढ़ेंगे हम। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को जो है धनात्मक आधार पर घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे और उनसे कुछ मिलते जुलते कुछ अभ्यास प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तीसरा चैप्टर है हमारा, तीसरा चैप्टर है ये। अब चौथा चैप्टर देखते हैं हम। चौथा चैप्टर क्या है हमारा, इस सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज। आप सिंपल सा जानते ही SI एंड CI आपको पढ़ना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, उसकी संकल्पना एवं सरल ब्याज सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र एवं अनुप्रयोग, मतलब उसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसका अनुप्रयोग मतलब उसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं उन चीजों पर डिस्कस करेंगे। ब्याज है, ब्याज के प्रकार पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र पढ़ेंगे और अभ्यास के लिए कुछ हम क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपका जो है आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आता है कि बैंक की अवधारणा। ये आपको तो पहले 8वीं क्लास में है, 8वीं क्लास में है, हालांकि 8वीं के पहले तो बैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी भी सिलेबस में, तो 8वीं की क्लास में है आपका बैंक। पहले तो 10th में भी था लेकिन अभी 10th के सिलेबस हटा दिया है। तो बैंक से रिलेटेड मतलब डिपॉजिट का और जो है विड्रॉल के क्या प्रोसेस होते हैं वो थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। खाता किस प्रकार का होता है, जैसे चालू खाते होते हैं, उसको करंट अकाउंट बोलते हैं ना, और सेविंग अकाउंट होते हैं, बचत खाता होता है, तो उन सब खातों के प्रकार आपको पढ़ना है। फिर इसमें बैंकिंग से रिलेटेड बैंक में कब पैसा जमा किया जाए, उसमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा कब नहीं मिलेगा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बैंक पासबुक का एक प्रारूप भी आपको बताया जाएगा, शेयर क्या होता है, लाभांश क्या होता है, और अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न तो आपको हर चैप्टर में मिलना ही मिलना है। चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें लघु गुणक, ये थोड़ा सा आपके लिए समझने लायक चीजें होगा, लेकिन 100% मानिए कि मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि दोबारा फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एग्जाम टाइम पे रिवीजन भी मैं कराऊंगा, जब एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले मैं रिवीजन भी कराऊंगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आप जो है करके आएंगे। लघु गुणक की जानकारी, फिर घातांक से लघु गुणक तथा इसका जो है क्या होगा विलोम होता है, और इसमें अंदर इसे क्या पढ़ना है, लघु गुणक की जानकारी पढ़ना है, लघु गुणक के कुछ नियम पढ़ेंगे और अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न लगाएंगे। बहुत ज्यादा चैप्टर ये बड़ा नहीं है आपका। चैप्टर नंबर 7 है आपका कि समुच्चय की संकल्पना देखना है आपको। समुच्चय जैसे सेट थ्योरी बोलते हैं ना, सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी से भी जो है सेट थ्योरी से भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से होगा। इसमें लिखने की विधियां, समुच्चयों का योग और उसका अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना। हाँ, बोलते हैं ना ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एक यूनियन भी होता है। यही सब चीजें कैसे क्या होती हैं, इन सब चीजों को हमको पढ़ना है। इसमें समुच्चय की संकल्पना, समुच्चय के उदाहरण देखेंगे, समुच्चय के अवयव देखेंगे या उसके सदस्य क्या होते हैं, सदस्य मतलब आगे चैप्टर मिलेगा सब समझ में आएगा। संकेतन, समुच्चय का वर्णन कैसे करते हैं, समुच्चयों के प्रकार क्या होते हैं, और अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए
ये आपका था चैप्टर नंबर 7 था। चैप्टर नंबर 8 है, ज्यादा चैप्टर नहीं बचा है, फटाफट देखते हैं। थोड़ा सा ये बोरिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस में कौन सा सिलेबस है हमारा, या सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूडिंग है, कौन सा चैप्टर है। एटलीस्ट इसके बारे में आपको तो जानना चाहिए कि आप भी एक भावी अध्यापक हैं, अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आपको सिलेबस के बारे में एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है आपका कि चर राशियों का गुणनफल। अलजेब्रा से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको। दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड, मतलब द्विघात समीकरण मिलेगा, त्रिघाती समीकरण मिलेगा, उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है आपको। गुणनफल, दो वर्गों का अंतर के रूप में व्यंजक का गुणनफल ज्ञात करेंगे। द्विघाती त्रिपदी व्यंजक का गुणनफल पूर्ण वर्ग के रूप में दिया रहेगा, उसका गुणनफल निकालेंगे आप, और पूर्ण वर्ग बनाकर भी आपको गुणनखंड जो है बताना होगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा भी आएगा आपको इसको करने में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चैप्टर नंबर 9 है आपका। चैप्टर नंबर 9 है कि बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग करना। मतलब इसमें सिंपल क्या करना है, ये आपका अलजेब्रा का मल्टीप्लाई है। ये अलजेब्रा का चैप्टर नंबर जो है आपका 8 है, ये अलजेब्रा का मल्टीप्लाई है। और ये जो है आपका क्या है, सिंपल सा आप जानिए कि चैप्टर नंबर जो अगला है आपका, वो अलजेब्रा का डिवाइड है, वो अलजेब्रा का क्या है, डिवाइड है। इन सब चीजों को आप समझिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, चैप्टर नंबर जो 10 है आपका कि अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य। माध्य मतलब आप समझ रहे हैं, आपको मीन निकालना है, मीन निकालना है। देखिए इसमें थोड़ा सा हिंदी है, शुद्ध है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसलिए मैं आपको जो भी चीजें समझने लायक उसको समझा दे रहा हूँ। इसमें मीन निकालना है, मीन निकालना है, आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। समांतर माध्य निकालना है आपको। ठीक, क्या निकालना है, समांतर माध्य इसमें आपको जो है निकालना है। ठीक है, अब समांतर माध्य ज्ञात करने की जो जो विधियां होती है उसको देखेंगे, और अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों को भी हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 है आपका कि अब आ गया कुछ 3D फिगर से, 3D फिगर से आ गया है, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयां, घन घनाभ की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ आयतन भी निकालना है आपको। ठीक है, मतलब सिंपल से क्या निकालना है आपको, इसमें आपको इसका वक्र पृष्ठ निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। इन सब चीजों को देखते हुए बढ़ेंगे। आयतन का मापन, इकाई, धारिता, घनाभ, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और घन का मतलब घन और घनाभ दोनों मिलेगा आपको, घन और घनाभ दोनों मिलेगा, उसको आपको वॉल्यूम निकालना होगा। उसका आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन हो गया, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, और लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। चैप्टर नंबर 12 है आपका वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड की अवधारणा। वृत्त क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन वृत्तखंड होता है। तो वृत्तखंड मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट ए हो गया, यहाँ से एक बी हो गया, तो इस वृत्तखंड जो बने हैं, तो इस वृत्तखंड, और इसमें अगर यहाँ से एक सेंटर से इसमें अगर एक दो त्रिज्याएं खींचेंगे, ये बीच का जो होगा ये त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड इन सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें आपको वृत्तखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिज्यखंड निकालना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, और खंड का कोण क्या होता है, और अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आपको तो हर चैप्टर में मिलना ही मिलना है। चैप्टर नंबर 13 है आपका कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर बने कोणों का मान निकालना है आपको। ठीक है, और इनका पारस्परिक संबंध भी बताना है। वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर बने कोणों को का संबोध करना सीखना है। कैसे आप उसको जो है केंद्र पर और उसके परिधि पर बने कोणों को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ये अंतिम चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 14 अंतिम चैप्टर है आपका। वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु की अवधारणा पढ़नी है आपको। ठीक है, अवधारणा पढ़नी है, एवं वृत्त पर दिए गए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा भी खींचना है। और छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं गुणधर्म, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं एवं अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न। तो ये रहे आपके टोटल जो है आपका, ये टोटल कितना चैप्टर है आप में, कुल 14 चैप्टर है आपके। ठीक है, 14 चैप्टर में जो एक चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर जो है वो क्या है, पेडागोजी का है, पेडागोजी का है, जो शिक्षण शास्त्र का है। बाकी बचे 13 चैप्टर जो है आपके मैथ्स पोर्शन है, मैथ्स पोर्शन का कैलकुलेटिव पोर्शन है, कैलकुलेशन करने वाला,
कैलकुलेशन करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला चीजें है। ठीक है, अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम, मैथमेटिक्स का शिक्षण शास्त्र है उसको हम पढ़ेंगे। और मैं बताया मैक्सिमम 5 क्लास में मैं आपको ये पेडागोजी खत्म कर दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। 100% आपका जो मैथ के पेडागोजी शिक्षण शास्त्र जो ऑर्डर होगा वो मैं 100% आपका खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो हम आज पहला चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। ये एकदम आसान भाषा में हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, चीजें एकदम 100% आपको समझ में आनी है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम आपको पहले बता चुके हैं, निर्देशन सामग्री तथा गणित शिक्षण की विधियां। उन विधियों में आपको कौन सा विधि पढ़ना, आगमन विधि पढ़ना है, निगमन विधि पढ़ना है, विश्लेषण विधि पढ़ना है, संश्लेषण विधि पढ़ना है, क्रियात्मक विधि पढ़ना है और प्रयोगात्मक विधि पढ़ना है तथा खोज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये है। और इसमें जो ये तो हमारा चैप्टर हो गया, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका। ठीक है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, चैप्टर नंबर क्या है, फर्स्ट है आपका। अब इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स है। अगर मैं यूं कहूं कि मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है तो आपका जवाब होगा कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, लगभग चीजें, आप लगभग क्या यूं सभी चीजों को कह सकते हैं कि सभी चीजें डिपेंड होती हैं मैथ्स पे। अगर हम सामान कोई मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वहां पे भी हमको मैथ का कैलकुलेशन करना ही होता है। किसी भी सामान का प्राइस निकालने के लिए, उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमको सामान, या फिर हम उसको माप तौल में भी हम मैथमेटिक्स का ही यूज करते हैं। तो ओवरऑल अगर कह दूं कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहां पर मैथमेटिक्स का यूज ना हो। उसमें कुछ डिजिट्स होते हैं, कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ संकेत चिन्ह होते हैं, उन संकेत चिन्हों का प्रयोग करके हम मैथमेटिक्स को आसान बनाते हैं। अच्छा, एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं गणित को अगर एक कला कह दूं तो ये भी कुछ मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि गणित भी एक क्या है, कला है। गणित भी क्या है, एक विज्ञान है। या यूं कह सकते हैं कि विज्ञान भी जो है टोटल किस पे डिपेंड है, मैथमेटिक्स पे डिपेंड है, गणित पे ही डिपेंड होता है। अगर एक बात कहूं कि अगर जैसे कोई भी खोज वगैरह होता है, साइंस से किसी खोज में करो और साइंस के किसी भी पार्ट में, अगर चाहे वो बायोलॉजी का सेक्शन हो, चाहे फिजिक्स का सेक्शन हो, चाहे केमिस्ट्री का सेक्शन हो, उसमें हर सेक्शन में मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जियोग्राफी की, अगर हिस्ट्री हम याद करते हैं या पढ़ते हैं, अगर उसको डेट को याद किया जाएगा, कैलकुलेशन याद है भाई कितने साल पहले की बात है, कितने साल के पहले की बात है, तो वहां पे भी मैथ्स का ही यूज होता है। अगर जियोग्राफी की बात किया जाएगा तो जियोग्राफी में भी जो डिस्टेंस निकालना होता है पिंड का और जो भी चीजें हैं फिजिकली चीजें, तो उन सब चीज की जानकारी के लिए आपको मैथमेटिक्स का ही सहारा लेना पड़ता है। तो ओवरऑल कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं बचता है, या फिर हम दैनिक जीवन में जो भी चीजें क्रियाएं करते हैं उनमें मैथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वही सब मैथ्स के जो है क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो गणित विषय थोड़ा समझते हुए चलेंगे। गणित विषय के संबंध में प्राचीन वेदों में लिखा गया है। अब प्राचीन वेदों में ही लिखा गया है, अब देखिए कितने समय पहले की बात है। और मैं बता दूं लगभग जो है 12वीं सदी में भारत जो है मैथ का, जो गणित के मामले में विश्व गुरु था। अगर मैथ में चाहे ज्यामिति सेक्शन की बात हो, चाहे अलजेब्रा सेक्शन की बात हो, बीजगणित की बात हो, चाहे रेखा गणित की बात हो, तो हमेशा भारत के लोग जो है हमेशा गणित में एक अलग से अपना महत्व स्थान स्थापित किए हैं। अपना एक अलग ही क्राइटेरिया है उनका, एक अलग ही स्थान है उनका। और बहुत पुराने समय मतलब 12वीं सदी के आसपास में भारत के जो मैथमेटिशियन थे वो क्या थे, विश्व में क्या थे, गुरु थे, वो विश्व गुरु थे। तो प्राचीन वेदों में क्या लिखा गया है कि जिस प्रकार मोर के सिर पर, ध्यान दीजिएगा कि मोर के सिर पर मोर पंख सुशोभित होता है, उसी प्रकार सभी विज्ञानों में गणित सुशोभित होता है। पहले बता दिया कि जिस प्रकार अगर एक मोर की सुंदरता क्या होती है, उसके मोर पंख से होती है, उसी प्रकार जो है सभी प्रकार की विज्ञानों में गणित क्या होता है, सुशोभित होता है। ये क्या कवि की कल्पना देखिए आप, ये प्राचीन वेदों में लिखा गया, ये हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं। गणित अंक, अक्षर तथा चिन्ह आदि सूक्ष्म संकेतों का एक ऐसा विज्ञान है। क्या है कि गणित
अंक अक्षर, जैसी चीजें मैं पहले बता चुका हूं आपको। गणित अंक अक्षर का चिन्ह और एवं संकेत, सूक्ष्म संकेतों का एक ऐसा विज्ञान है कि जिसके द्वारा हम दिशा स्थान तथा परिमाण आदि का व्यवस्थित ढंग से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके से आप इसको डिफिनीशन भी ले सकते हैं। अगर गणित के बारे में कोई पूछेगा तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि गणित क्या है, अंक अक्षर चिन्ह और संकेत चिन्हों का एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम या जिसके द्वारा हम दिशा स्थान एवं परिमाण आदि का व्यवस्थित रूप से हम उसका क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है इसकी सहायता से देश की प्रगति में अनेक प्रकार सहायक होते हैं। गणित जो है देश की प्रगति में उसके प्रोग्रेस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर व्यक्ति को प्रतिदिन की समस्याओं तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करने में गणित से क्या मिलती है, सहायता मिलती है। हम अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं तो उससे हमको उसमें कौन मदद करता है, हमारी गणित हमारी क्या करती है, मदद करती है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिससे मानव का विकास संभव हुआ है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिससे मानव का विकास संभव हुआ है। विकास संभव होने के साथ साथ मानव का विकास कितने समय पहले से हुआ है उन सब की भी जानकारी एक मैथ के माध्यम से ही मिलती है। अब इसी के आधार पर अन्य विषयों का भी महत्व है। भाई अन्य विषय जो महत्वपूर्ण बनी है तो उनमें कहीं ना कहीं आधार गणित ही माना जाता है। इसके बिना सभी विषय नगण्य हैं। अगर गणित को निकाल दिया जाए तो और भी सब सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे। जैसे इतिहास है, भूगोल है, सब एग्जाम्पल मैं दे दिया, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। इन सब आदि विषयों के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो गणित ही एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों में समाया हुआ है। आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो कि आपको इतिहास में, भूगोल में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इवन इकोनॉमिक्स में भी आपको हर जगह गणित ही समाया हुआ मिलेगा। ये अभी कुछ पॉइंट पर हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अगर पूछेगा कि गणित का महत्व क्या होता है तब आप इन पॉइंट को जरूर लिखिएगा। ये समझ लीजिए आपके लिए क्या होंगे, रामबाण साबित होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे कुछ पॉइंट को देखते हैं कि आधुनिक युग में, अभी वही हम गणित के महत्व को ही पढ़ रहे हैं कि आधुनिक युग में जिस प्रगति को हम देखते हैं, आधुनिक युग में जो भी हम प्रोग्रेस को देख रहे हैं उसके पीछे गणित का ही हाथ है। उसके पीछे किसका हाथ है, गणित का ही हाथ है। जो भी हम इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रोग्रेस देख रहे हैं, देश का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं गणित का हाथ है। अगर रॉकेट युग जिसमें मानव चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों पर पहुंच चुका है या पहुंचने की सोच रहा है तो वो क्या है, गणित की ही देन है। वो किसकी देन है, गणित की ही देन है। चाहे वो रॉकेट साइंस की बात हो, चाहे अगर चंद्रमा पर वो जा रहा है या चंद्रमा पर जाने की सोच रहा है या मंगल किसी भी ग्रह पे जाने की सोच रहा है तो वह किसका देन है, सिर्फ और सिर्फ गणित की ही देन है। गणित के विकास हेतु छात्रों को नवीन खोजों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गणित का ध्यान समझिए कि गणित के विकास हेतु छात्रों को गणित का जैसे जैसे डेवलपमेंट करना है तो छात्र जो होंगे, हम और आप जो होंगे, वो सब क्या करेंगे, नवीन खोज, जो नए नए डिस्कवरी होंगे हमको मैथ के लिए जो है करने पड़ेंगे या करना चाहिए। यदि छात्र अपने किए गए कार्य का मूल्यांकन ठीक प्रकार से कर लेता है तो निश्चय ही वह विकास की ओर बढ़ रहा है। अगर हम मूल्यांकन किसी चीज का कर लेंगे, मूल्यांकन से हमको नजर आए कि भाई हाँ नहीं ठीक है, जो भी चीजें हो रही हैं वो अच्छी हो रही हैं, तब हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास एक सही दिशा में की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आगे है कि गणित के विकास के लिए कक्षा को देखते हुए ऐसे पाठ रखने चाहिए। गणित का क्या दिया है, गणित के विकास के लिए, गणित का अगर डेवलपमेंट करना है तो कक्षा को देखते हुए उसमें ऐसे पाठ रखने चाहिए कि वह अपने उत्तर से उसको समझ सके तथा उसके अनुरूप ही पुस्तकें उपलब्ध ही होनी चाहिए। छात्रों की बात कही जा रही है क्योंकि कोई भी बात हो रही है, हम यहाँ छात्र को कैसे पढ़ाना है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो गणित के विकास के लिए किसी बच्चे में, किसी भी छात्र में गणित का जो विकास करना होगा तो गणित का विकास हम कैसे करेंगे, तो वहां पर हम कक्षा को देखते हुए हम उसके लेवल को देखेंगे, उसके स्तर को देखेंगे, उसके स्तर को देखते हुए उसके रुचि के अनुरूप हम कुछ ऐसे पाठ उसमें पाठ्य पुस्तक में रखेंगे जिसका वह उत्तर अपने उसको जो है समझ में आए। जैसे उसका जो भी उत्तर होगा उसको समझ में सके और उसके हम जो समझ सकेगा उसके अनुरूप ही उसमें पुस्तकें भी उपलब्ध
करनी चाहिए। और गणित पुराने सिद्धांतों तथा नियमों का ही एक संग्रह नहीं होना चाहिए। मतलब जो आज के बहुत समय पहले गणित का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थियरियां दी गई हैं, उन्हीं को आपको परंपरागत तरीके से, रूढ़िवादी तरीके से नहीं चला ले जाना है। वही चीज कर रहा है कि उसके आधार पर नई 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 खोजें जो है आपको करनी चाहिए। पता चला भाई फलाने उसी तरीके से सवाल को पढ़ाए हुए हैं, तो आज भी हम उसी तरीके से सवाल पढ़ें। भाई तमाम चीजें हैं, सृष्टि का नियम ही होता है परिवर्तन, तो परिवर्तन आपको हर तरीके से लाना ही होगा। अब परिवर्तन आपको लाना है, और हम पुराने परंपरागत तरीके से क्वेश्चन को सलूशन नहीं देंगे बच्चों को। हम उसमें नई नवीन खोजों के आधार का भी जो उसमें उल्लेख होना चाहिए, और जो है नई नई खोजे के माध्यम से बच्चों को सलूशन देना चाहिए। गणित विषय का उपयोग प्रत्येक मानव के लिए हर क्षेत्र में है। जो भी संसार में जो भी मानव है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, वो कहीं ना कहीं गणित का यूज करता है और हर क्षेत्र में करता है। और गणित के बिना प्रत्येक मनुष्य का जीवन क्या है, अधूरा है। प्रत्येक गणित के बिना जिस इंसान, इस संसार में जितने भी आदमी हैं, उनका जीवन क्या है, अधूरा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स और इसमें रह गए हैं कि गणित के महत्व की बात किया जाए। गणित के महत्व के संबंध में प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने क्या कहा है कि गणित के महत्व के संबंध में प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित के संदर्भ में यहां तक कहा है कि बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ, मतलब बहुत ज्यादा फालतू की बातें या फिर इधर उधर की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। इस चर जगत में जो कुछ भी वस्तु है, वह सब गणित के बिना समझना संभव नहीं है। देखिए, जैन गणितज्ञ हैं ये महावीराचार्य, 12वीं सदी की बात की जा रही है। तभी इन्होंने बोला था कि बहुत ज्यादा प्रलाप करने से, मतलब बहुत ज्यादा चिल्लाने से कोई मतलब है नहीं। इस पूरे समूचे विश्व में, जगत में जो भी वस्तुएं हैं, बिना गणित के हम उसको समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको जरूर मेंशन करिएगा। उसमें आगे दिया गया है कि अरब और अन्य देशों से जो लोग व्यापार के लिए भारत आते थे, अब जैसे भाई आप जानते हैं इतिहास कि अरबी आए थे हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, फिर यूरोपियंस आए थे व्यापार करने के लिए। तो वो लोग यहाँ जाते थे और यहाँ से जो माप तौल की पद्धतियां रहती थी, जो मतलब यहाँ पे गणित के नए नए आविष्कार होते थे, खोज होते थे, तो यहाँ की पद्धतियों को लेके जाते थे, अपने देश में लेके जाते थे, और फिर यहाँ से पद्धतियों को ले जाके अपने देश में जो है वहां पर प्रचलन करते थे। वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि अरब और अन्य देश के लोग व्यापार के लिए भारत आते थे, और वे व्यापार करने के साथ साथ यहाँ की सरल गणना, और यहाँ पे जो गणना कैलकुलेशन वाली पद्धति थी, एकदम क्या था, सरल था, गणना पद्धतियों को भी सीख गए, और उन्हीं के द्वारा यह गणित का ज्ञान अरब देशों से होता हुआ यूरोप तक क्या हो गया, पहुंच गया। मतलब अरब वाले आए, भारत से व्यापार किए, यहाँ जो मापन की पद्धतियां, जो सिंपल सब पद्धतियां थी, उसको यहाँ से एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके अरब ले गए। फिर अरब से वो कहाँ चला गया, यूरोप तक भी जा पहुंचा। समय समय पर विदेशी ज्ञान जिज्ञासु भी आए, मतलब जो भाई कुछ ऐसे विदेशी थे जो ज्ञान अर्जित करने के लिए भारत आए, और उन्होंने यहाँ के अद्वितीय गणितीय ज्ञान को प्राप्त करके अपने देश तक पहुंचाया। और यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि 12वीं शताब्दी में भारत गणित के क्षेत्र में भारत का विश्व का क्या था, गुरु था, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 12वीं शताब्दी में भारत जो था गणित के मामले में विश्व गुरु था। विश्व गुरु कौन था, हमारा अपना प्यारा भारत। अतः गणित का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसको लिखना व समझना बहुत ही क्या है, कठिन है। और गणित में पाठ्य पुस्तकों का स्थान भी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। आगे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा है, गणित के महत्व क्या क्या होते हैं। गणित के महत्व क्या होते हैं, आप समूचा विश्व की बात किया जाए, कोई भी चीज ऐसा नहीं जो गणित के बिना हो सकता है। गणित के बिना समूचा विश्व अधूरा है। जितने भी सब्जेक्ट की बात किया जाए वो भी सभी अधूरे हैं। महावीराचार्य जो थे जैन धर्म के गणितज्ञ थे, उन्होंने इस चीज को बताया। तो इन सब से गणित का अब देखिए पेडागोजी क्या होता है, ये आपके मेंटल पे डिपेंड करता है। अब इतना चीज आप सुने हैं लेक्चर में, इस चीज को आप रिकॉल करिए, बार बार 1-2 बार रिकॉल करेंगे तो एग्जाम टाइम पे, हालांकि मैं लास्ट में एग्जाम के टाइम में आपका रिवीजन को कराऊंगा, लेकिन क्या करेंगे, अब इसको सुने हैं तो वहां पर आप काफी हद तक और बच्चों से बेहतर लिख करके आएंगे। ठीक है,
इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जो है मैं आपको दे दूंगा। आप सिया चंद्रा ट्यूटोरियल के नाम से, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल के नाम से आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए। चैनल हालांकि ट्यूटोरियल आपके पास टेलीग्राम होगा ही, और ये हमारा चैनल है सिया चंद्रा ट्यूटोरियल। इसको आप जो है टेलीग्राम पे जो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और आसानी से 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके भेजे में सब चीजें क्या हो जाएंगी, घुस जाएंगी। आगे क्या है अगला कि प्लेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स में टेक्स्ट बुक का क्या होता है, मतलब पाठ्य पुस्तक का क्या रोल होता है, गणित में पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो भाई आप जानते हैं कि मैं पहले ही बता दूं कि भाई मैथमेटिक्स में कोई भाई जो आपके पाठ्य पुस्तक होते हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उससे हम आसानी से पता लगाते हैं हमको सबसे पहली बात हमको पढ़ना क्या है, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम हमने आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया लेकिन मैं आपको पहले ही पाठ्यक्रम बता दिया, क्योंकि जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं एटलीस्ट उसके बारे में आपको जानना तो चाहिए। तो भाई तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि मैथ्स में मैथ के इवन का आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करेंगे वहां पर टेक्स्ट बुक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, छात्रों को सही एवं उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए या करने के लिए उचित गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है। भाई जब आपके पास पता ही नहीं रहेगा हमको पढ़ना क्या है तो कैसे आप करेंगे, इसलिए अच्छे क्वालिटी की अच्छे उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास जो है गणित की जो है पाठ्य पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में क्रमबद्ध रूप से उचित एवं स्पष्ट सामग्री होती है। भाई सही बात है, पाठ्य पुस्तक में क्या होता है कि उसमें जो भी, जैसे आप किसी क्लास में है, आप इवन मान लीजिए 10th क्लास में है या बीटीसी ही क्लास में आप पढ़ रहे हैं, चलिए बीटीसी एग्जाम पर ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए, आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपके का जो है एक सिलेबस होगा, निर्धारित सिलेबस होगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, चीजें को अच्छे से समझेंगे। तो इसीलिए उसी चीज इसमें कह रहा है कि और ये भी चीजें रहेंगी कि हम सीरियल वाइज हमको क्या पढ़ना है, कि पहला चैप्टर ये है, इसका दूसरा चैप्टर हमको ये पढ़ना है, तीसरा चैप्टर ये पढ़ना है। तो हमको चैप्टर्स जो होते हैं तो पाठ्य पुस्तक में जो उचित रूप से पाठ्य पुस्तक में क्रमबद्धता रहती है, और जितना हमको जरूरी है सिर्फ उतनी ही चीजें रहती हैं जो स्पष्ट रूप से हमको आसानी से मिलती हैं। पाठ्य पुस्तक से छात्रों को कोर्स का पूरा ज्ञान होता है, पहले बता दिया कोर्स का पूरा ज्ञान होता है, और उचित सामग्री भी मिल जाती है जिससे परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के हल आसानी से मिल जाते हैं। छात्र को पाठ्य पुस्तकों में क्रमबद्धता रूप से प्रश्नों को हल करने का भी तरीका भी ज्ञात होता है, मतलब कैसे उसमें तमाम फार्मूले, तमाम आइडियाज और हिंट्स दिए रहते हैं, जिससे हम टेक्स्ट बुक के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम आसानी से कर पाते हैं, उससे हमको तरीका भी पता चलता है। गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन से बालकों के मस्तिष्क को सोचने में व विचारने की प्रक्रिया में इस ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है कि समस्या को देखें तथा तर्क संगत ढंग से अपना कोई मत स्थिर कर सकें। मतलब कोई भी परेशानी है या प्रॉब्लम्स है, भाई प्रॉब्लम्स भाई प्रश्न है तो आप इसलिए जब टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी तब आप जब उस प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक पहले पढ़े रहेंगे, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें तर्क वितर्क करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, जबकि उस चीज के बारे में आपको पाठ्य पुस्तक में पढ़ा दिया जाएगा या पढ़ लेंगे। जब जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसके सहारे आगे बढ़े और उनका मस्तिष्क इस ढंग से कार्य करने लगे कि प्रशिक्षित हो जाएगा, तभी गणित की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना जो है सार्थक होगा। मतलब हम गणित की पुस्तकों को पढ़ना सार्थक तभी माना जाएगा कि जब हम उसके प्रॉब्लम्स को देखें और उस पर तर्क वितर्क करें, मंथन कर सकें, क्या इसका आंसर सही होगा, क्या गलत होगा, तब समझिए हमारा गणित पढ़ना जो है क्या है संभव है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों से गणित विषय में नए नए सूत्री प्रश्नों की समस्याओं के लिए सोचने का भी ढंग होता है, उनका विश्लेषण करना समझते हैं, प्रश्नों को हल करना सीखते हैं, नियमों व सिद्धांतों आदि के ज्ञान के उद्देश्य पर भी क्या हमको मिलता है, बल मिलता है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक की सहायता से। पाठ्य पुस्तकों से छात्राओं को यह पता चलता है कि किस अध्याय से हमें अध्ययन करना है और उस अध्याय का विस्तृत ज्ञान उसको सही ढंग से पढ़ने से मिल जाता है।
भाई चैप्टर सिलेबस हमको पता चल जाएगा तो हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना इस चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पाठ्य पुस्तक में कक्षा के हिसाब से भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए, जैसा कक्षा है वैसा आपको भाषा भी यूज करना है। कि आजकल की पुस्तकों में भाषा को इतना जटिल बना देते हैं आजकल, वाकई भाई आजकल की जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं ये भाषा को इतना जटिल बना देंगे कि सामान्य बच्चों को समझना ही बहुत मुश्किल होता है, कि सामान्य स्तर के छात्रों को समझना बहुत कठिन हो जाता है। शिक्षक जब पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हैं तब किताब में लिखे प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं समझाते हैं। और कभी कंडीशन ऐसी आती है, कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं कि जो टेक्स्ट बुक में रहेगा सिर्फ उतना बता देंगे, भाई ये चीज एक क्वेश्चन बता देंगे ये है अपना खा डालो। तो तब उस समय भी ये अध्यापकों की कमी है कि अध्यापक को चाहिए कि उस चीज के बारे में डिटेल जानकारी रखें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उसकी चीज के बारे में बताएं। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी बस लिमिट पर भर बताएंगे, लिमिट भर समझाएंगे, तब छात्रों का ज्ञान क्या हो जाता है, सीमित रह जाता है। ये तो आप समस्या समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे है आपका कि अभी सब पाठ्य पुस्तक की ही महत्वपूर्णता दिख रही है मैथमेटिक्स में। शिक्षक जब पढ़ाते हैं तब वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों को बिना बदलाव किए श्यामपट्ट पर उतार देते हैं, जबकि उनको चाहिए दिए गए सवाल को भिन्न भिन्न तरीके से उसको समझाएं। और हो सकता है पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों की भाषा कुछ जटिल हो तो यह छात्रों की समझ में नहीं आ रही है तो उसको अपने ज्ञान से सरल भाषा में छात्रों को समझाने चाहिए। ये बात सही है। कुछ ऐसे अध्यापक भी होते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे बचपन में, देखते ही होंगे, कुछ ऐसे अध्यापक होगा वो एग्जाम्पल देख लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से बस क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देंगे। बच्चे को सामने से आया चाहे नहीं आया वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि वो उनका परम कर्तव्य है कि आप पढ़ा रहे हैं तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक कक्षा के प्रत्येक बच्चे को समझ में आनी चाहिए। तो वैसे क्या करते हैं, जो एग्जाम्पल रहेगा वैसे ही ये क्या कर देंगे, वो समझा बुझा के अपना कोटा पूर्ति कर देंगे, कोटा पूरम करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो क्या होते हैं, उनकी भाषा इतनी जटिल होती है कि बच्चों को समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आती है तो अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को सरल भाषा में समझाएं, व्यवहारिक भाषा में समझाएं, जो उनके बोलचाल में भाषा प्रयोग की जाती है व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करें, व्यवहारिक कुछ एग्जाम्पल्स लें और चाहे जैसे हो करके बच्चों को समझाएं। क्योंकि हम लोग जो है जब अपनी क्लास को अटेंड करते हैं तो उसमें हम लोग को बताया गया था, हालांकि मैं बीएड भी हूं और बीटीसी भी हूं, तो बीएड बीटीसी दोनों के क्लास में हमको बताया जाता था कि मतलब बच्चों को जब आप पढ़ाएं तो एक उनका भाई हालांकि जो है तमाम जो शिक्षा नीतियां उसमें कहा गया है कि बच्चों को जो है मातृभाषा में पढ़ाया जाए। हालांकि आज तो नए नए कॉन्वेंट स्कूल का जो बोलते हैं इंग्लिश में पढ़ाई, हालांकि इंग्लिश बांट दिए, पता चला बच्चों को समझ में ही नहीं आया। तो इंग्लिश का मतलब अब तो तमाम जो, क्योंकि आज जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं सभी बोल रहे हैं भाई आप इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है, बच्चों को क्या नहीं समझ में आ रहा है उनसे कोई मतलब ही नहीं है। उनका कोटा पूरम है कि इतना छुट्टी होने के बावजूद ही जनवरी में उनका सिलेबस खत्म हो जाता है। उसके बाद तमाम विंटर वेकेशन तमाम छुट्टियां होने के बाद भी उनका जनवरी में सिलेबस खत्म हो गया, फरवरी में जैसे तैसे चल गया, फिर फरवरी के लास्ट से एग्जाम शुरू करा दिए, 15 मार्च तक जो है एग्जाम खत्म हो गया, 15 दिन छुट्टी गई, 1 अप्रैल से फिर सेशन स्टार्ट हो गया। उनका तो काम है सिर्फ जो है आगे बच्चों को प्रमोट करना, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो क्या उनको उस तरीके का नॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसी तरीके से ध्यान देना है कि बच्चों को जब आप अध्यापक हो जाएंगे तो आपको ये सब गलती नहीं करना है कि आपको किताब से एग्जाम्पल छाप देना है, आपको तरीका समझना है, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, आपको क्या करना होगा, तमाम एग्जाम्पल्स और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते हुए, जो बोलचाल की भाषा है मातृभाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों को समझाना है। और कोशिश करना है कि ऐसे से एग्जाम्पल प्रयोग करें, ताकि ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों को बताएं ताकि बच्चों को उस चीज से रिलेट कर सकें और चीजों को आसानी से समझ सकें। ठीक, आगे दिया है, लेकिन एक ऐसा होता ही नहीं है, सही बात है। भाषा में बच्चों को ऐसे जटिल समस्याएं रहती हैं, समझ नहीं आता, तो अध्यापक को चाहिए कि उनको आसान भाषा में समझाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए आजकल छात्र केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए हल को ही रटने लगते हैं। रटंतु ज्ञान आज तो मिल ही रहा है, रटंतु विद्या बहंति पानी, जब तक जिए तभी तक जानी, एक कहावत भी कहा गया है। इसमें वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है और वह बच्चा क्या हो जाता है, कमजोर रहता है। और क्या होता है, रीजन क्या होता है ना भाई, बच्चा समझ ही पा रहा है किसी तरीके से रट के। आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आजकल के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, चाहे मतलब
इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी में जो भी बच्चे हों, आजकल की स्थिति ऐसी आ गई है कि बच्चे जो आपके जो बेसिक जब बेस उनका मजबूत होना चाहिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है, उनको चीजों को वजह से लिखवा दिया जा रहा है, कॉपी नोट्स बनवा दिया जा रहा है और बस फर्स्ट क्लास टाई बेल्ट लगा के 50 किलो का बैग लाद के स्कूल जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस एग्जाम टाइम रट के बता देंगे कि आपको पहला चैप्टर में जो है ये 2 क्वेश्चन याद कर लेना है, दूसरे चैप्टर में 2 क्वेश्चन याद कर लेना है, फिर 10 क्वेश्चन में टिक लगवा देंगे, कहीं 10 हो या याद करके आओ, 5 इसमें से आ जाएगा। मतलब ओवरऑल 70 से 75% तो क्वेश्चन बता ही दिया जाता है पहले ही। तो बच्चे क्या डेवलप करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उनका बेस एकदम हो जाएगा कमजोर, तब आगे जाके उनको बोर्ड का एग्जाम देने में और आगे जब प्रिपरेशन करते हैं तब वहां पर उनको बड़ी समस्या आती है। तो इन सब जब आप एज अध्यापक हो जाएंगे, एज ए टीचर, आपको इन सब गलतियों को नहीं करना है। ठीक है, शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ्य पुस्तक में लेखक के ज्ञान को ही सर्वोपरि मान लिया जाए और उसको अपने ज्ञान के साथ मिला करके। अब देखिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस चीज को बता रहा है कि पाठ्य पुस्तक के जो लेखक हैं उनके ज्ञान को ही सर्वोपरि मान करके और उनके ज्ञान के साथ साथ अपने ज्ञान को भी उसमें मिला करके छात्रों को उचित ज्ञान दिया जाएगा और निश्चित ही वो छात्रों के लिए उदयमान होगा, मतलब उसके लिए उनके लिए प्रोग्रेस में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक, आगे है कि यदि छात्रों के सम्मुख उचित पाठ्य पुस्तकें लाई जाए तो उससे उनको उनके ज्ञान मतलब उनका जो ज्ञान होगा वो अधिक होगा, नहीं तो उनका पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही क्या है, निरर्थक है। उचित पाठ्य पुस्तक रहेगा, उचित तरीके से अध्यापकों को ज्ञान देंगे तो उनका पढ़ना और पढ़ाना दोनों क्या है, सफल होगा, अदरवाइज क्या होगा, निरर्थक हो जाएगा। आजकल छात्रों को प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र हटा दिए जाते हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल जो भी बच्चे हैं वो सूत्र बोल देंगे, फार्मूला जो है रटा दिया जाएगा। अब जैसे जो है आपको इस सर्कल का जो है निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है, तो फार्मूला बता दिए भाई 2πr रट लो और जब सरकमफेरेंस परिधि की बात आएगी तो फलाना फार्मूला लगा देना, आपका सवाल जो है क्या हल जाए। अब उसको पता ही नहीं है कि सर्कल क्या होते हैं, रेडियस क्या होता है, पाई क्या होता है, आखिर 2πr आया क्या, सरकमफेरेंस क्या होता है, परिधि क्या होती है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कुछ नहीं पता उनको। तो आप जब अध्यापक हो जाएंगे तो इन सब चीजों को ध्यान देना है, सूत्रों को रटाना नहीं है, उनको समझाना है ताकि बच्चे इन फ्यूचर कभी भी उस चीजों को भूले ना। ठीक, अभी उन्हें मशीनों की तरह समझ लेते हैं किंतु वास्तविक ज्ञान से वो क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। विद्यार्थियों को जो भी सिखाया जाता है उसे पाठ्यक्रम में रखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाठ्यक्रम में जो भी चीज बच्चों को बताया जाता है, अगर वो पाठ्यक्रम में रखा गया है तो उसके पीछे कुछ न कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। यदि शिक्षक किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति जिन छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है तो छात्र का रुचिपूर्वक पढ़ता भी है और कक्षा में जो भी प्रकरण चलता है उसी के अनुसार गणित का अध्यापन कार्य शिक्षक को कराना चाहिए और चाहिए जो छात्रों को क्या होगा, हित में होगा। समझ में आई? यहाँ तक जो है आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स कि गणित का महत्व क्या होता है, दूसरा हम टेक्स्ट बुक का, मैथमेटिक्स में टेक्स्ट बुक का क्या रोल होता है, उस सबको पढ़ दिए। अब आज की जो तीसरी टॉपिक है हमारी, तीसरा टॉपिक है, उस पर हम जो है चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जो तीसरा टॉपिक है आपका, आज का तीसरा टॉपिक, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि गणित मैथमेटिक्स में पाठ्य पुस्तक का क्या उपयोग होता है, योगदान होता है, क्या रोल होता है। आगे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ समझिए वही टॉपिक सर फिर बता रहे हैं। यहाँ पे गणित शिक्षण के लिए, वहां पे सिर्फ हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ मैथमेटिक्स जो है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की बात किया जा रहा है। गणित शिक्षण के लिए जो पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक शिक्षण एवं पाठ्य सामग्री, जिसको क्या बोलते हैं, टीचिंग एंड रीडिंग मटेरियल्स या फिर टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल भी कह सकते हैं, में सबसे पुराना साधन है। ये क्या है, शिक्षण, अगर शिक्षण सामग्री की बात किया जाएगा, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता की बात किया जाएगा तो ये
अगर जैसे किसी भी अध्यापक किसी भी कहीं पे आप एज ए टीचर जा रहे हैं तो वहां पर अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए बात की जाएगा, टीचिंग या रीडिंग मटेरियल्स की बात की जाएगा, तो उसमें पाठ्य पुस्तक सबसे पुराना और प्राचीन है और सबसे अभी भी लोग यूज करते हैं। अब समझ पा रहे हैं, जैसे हम कहीं अध्यापक के रूप में कहीं नियुक्त होंगे तो हम अध्यापक करेंगे तो हमारी जो एक टीएलएम होगा या टीचिंग रीडिंग मटेरियल जो होंगे उसमें सबसे पहले प्राथमिकता हम किसको देंगे, बुक को देंगे। तो वही चीज में कह रहा है इसकी आवश्यकता और महत्व आज भी लेस मात्र कम नहीं हुई है। इसकी महत्व जैसे अगर पुराने समय में देखा जाए जो महत्व पहले था वही महत्व आज भी है, अभी कम नहीं हुई है। आदिकाल से लेखन के प्रतीकों के विकास तक अभिज्ञान का भंडारण स्मृति पटल पर एवं हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से होता रहा है। इससे अतिशय वृद्धि की स्थिति में इन प्रतीकों का विकास भी हुआ है। आप सिंपल इतना नहीं जानते हो, सिर्फ इतना जानिए कि पाठ्य पुस्तक का गणित शिक्षण में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बहुत प्राचीन समय से चली आई हुई होती है। जो भी हम टीचिंग और रीडिंग मटेरियल्स की बात करेंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता पुराने समय में लोग पाठ्य पुस्तक को देते थे, अभी भी जो है पाठ्य पुस्तक को ही देते हैं। आगे दिया है कि गणित विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। पाठ्य पुस्तकों में संगठित ज्ञान और एक स्थान पर मिल जाता है, मतलब जो भी चीजें हमको जरूरी है वो एक ही जगह पर मिल जाता है। इसके आधार पर छात्रों का मूल्यांकन होता है और इनसे छात्र का कक्षा कार्य भी होता है। ठीक है। आगे अंग्रेजी भाषा के शब्द क्यूरिकुलम या करिकुलम आप कह सकते हैं का हिंदी रूपांतरण होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की बात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करिकुलम हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसको भी आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह लैटिन भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है, दौड़ का मैदान। एक पाठ्यक्रम जो होगा, भाई हम क्या करते हैं पाठ्यक्रम पे ही तो सुबह कोई भी सिलेबस है हमारा, हम सिर्फ पाठ्यक्रम पे ही शुरू से चढ़ाई करना स्टार्ट करें और लास्ट तक हम सिर्फ पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो उसका लैटिन भाषा का शब्द है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान होता है। अर्थात पाठ्यक्रम दौड़ का वह मैदान है जिस पर दौड़कर बालक अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, जो उसको जो है प्राप्त करना है। आगे दिया गया है कि पाठ्यक्रम के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। भाई चलिए सबके विचारों को हम फटाफट देख लेते हैं। कि पहला विचार दिया है सैमुअल ने क्या दिया है कि पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव होते हैं जिनको वह कक्षा में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालयों में तथा विद्यालयों में होने वाली अन्य सभी पाठ्यांतर क्रियाओं के द्वारा क्रीड़ांगन में तथा अपने अध्यापकों एवं साथियों के साथ विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त करता है। बड़ा थोड़ा लंबा चौड़ा है इनका। पाठ्यक्रम क्या होता है कि पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव होते हैं। अब भाई पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव होते हैं जिनको वो कक्षा में या प्रयोगशाला में या पुस्तकालय में या विद्यालय में होने वाली जो पाठ्यांतर क्रियाएं होती हैं, खेल के मैदान में अपने अध्यापकों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से जो विचार का आदान प्रदान करते हैं, उनसे जो भी सीखते हैं वही पाठ्यक्रम में रहता है। दूसरा कनिंघम महोदय ने क्या कहते हैं, कनिंघम के अनुसार क्या है कि पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है, मतलब जो पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षक के हाथ का एक साधन होता है, हाथ में जो है एक साधन होता है जिससे वह अपनी सामग्री शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला या विद्यालय में जो है क्या कर सकता है, ढाल सकता है। ये दो जो है आपके विद्वान है, इन्होंने जो है पाठ्यक्रम के बारे में कुछ लाइनें बताई हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा, हालांकि समझ में आ रहा होगा उसमें कोई डाउट नहीं है, हम काफी टाइम लेकर के आराम से आपको इत्मीनान से समझाते हुए चल रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। गणित पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए निम्न सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाता है। पहला सिद्धांत क्या है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों में गणित के आधारभूत ज्ञान जैसे सिद्धांत तथा मुख्य तथ्यों फैक्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो मुख्य फैक्ट होंगे, मेन फैक्ट होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, उन पर ध्यान देना होगा। ये कक्षा स्तर को देखते हुए अधिक जटिल नहीं होना चाहिए। जो भी क्लास का जो एक स्तर होगा उसके आधार पर ये बहुत ज्यादा जटिल नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में दैनिक जीवन में उपयोग में काम आने वाले पाठ भी होने चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा लेफ्टी वाला मामला फेल हो जा रहा है, एक मिनट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो
पाठ्य पुस्तक में है, जो दैनिक जीवन में जो भी चीजें हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें भी उसमें क्या होना चाहिए, जरूर रहना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तक में जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तब विशेष पाठ का चयन करने में आसानी रहनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक से आसानी रहती है कि भैया हमको सिलेबस में क्या दिया गया, हम कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, ताकि जो है आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं, उनको छात्रों को समझाने में क्या होती है, आसानी होती है। पाठ्य पुस्तक में कोई टॉपिक दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तो बहुत सारे दिए रहते हैं जिनको हम बच्चों को आसानी से पढ़ाते हैं। चौथा है, रिकॉर्ड देते समय पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। भाई उसमें कोई डाउट नहीं है, यह पाठ्य पुस्तकों की नहीं होती जब छात्रों को प्रश्न बोलकर लिखाने पड़ते हैं। जब पाठ्य पुस्तक नहीं रहेगा तो छात्रों क्या होगा, प्रश्न बोलकर लिखाना होगा, और उस अवस्था में समय की बर्बादी होती है तथा छात्र सही प्रश्न लिख भी नहीं पाते हैं और समय की बर्बादी भी होती है अगर आपके पास टेक्स्ट बुक न हो तो। पाठ्यक्रम की बात किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं कि जस्ट 1 मिनट। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? चलिए बस हो गया है। पांचवा पॉइंट क्या है कि पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय दिए जाते हैं वे क्रमबद्ध होते हैं। प्रत्येक अध्याय का संबंध अपने पूर्व अध्याय से होता है। आप लोग जब टीचिंग करेंगे तो चीजें आपको वहां बताई भी जाती हैं। पूर्व ज्ञान से जुड़े कोई भी टॉपिक पढ़ाना भी है तो उसको पूर्व बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ के ही पढ़ाना होता है। इसलिए अध्यापकों को प्रथम पाठ से शुरू करके अंतिम पाठ तक पढ़ाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट। कुछ आजकल के क्या टीचर होते हैं, कहेंगे चलो भाई पहला चैप्टर पढ़ाए, कहेंगे चलो आप पांचवा पढ़ाते हैं। ये दूसरा तीसरा आपके लिए जरूरी नहीं है। भाई जरूरी नहीं है तो क्यों सिलेबस में दिया गया है? आखिर उसको जरूरी नहीं है तो पाठ्यक्रम में डालने की क्या जरूरत है? तो इसलिए आप भी एज ए टीचर कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पर आप कभी भी कूद कूद के चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। आज हम पहला पढ़ाएंगे फिर पांचवा पढ़ा दे, फिर अंतिम वाला चैप्टर पढ़ा दिए, फिर दूसरे पे आ गए, फिर छठवें में चले गए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी सिलेबस दिया जाता है, क्योंकि सिलेबस बनाने वाला बहुत जानकार होता है, बड़ी सी खोपड़ी लेके सिलेबस बनाता है भाई। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाना है और आपको जो भी पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक आपको सीरियल नंबर से जाना है। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि पाठ्य पुस्तक से गणित संबंधी प्रयोग सामग्री उचित ढंग से मिल भी जाती है, जिससे छात्रों को प्रयोग के संबंध में संपूर्ण ज्ञान रूप से आसानी से मिल जाता है। पॉइंट नंबर 7 क्या है, शिक्षक अधिक से अधिक छात्रों की संख्या में प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाता है और तब वह पाठ्य पुस्तक ही इस कार्य को आसानी बना देता है। अब यहाँ पे क्या है कि अब क्लास में 35-40 बच्चे हैं, अब टीचर एक एक व्यक्ति को पास तो पढ़ा नहीं पाएगा। इससे क्या होता है, पाठ्य पुस्तक ही उनके बीच का माध्यम बनता है। क्वेश्चन दे देगा, उसको लगाएंगे, सभी बच्चे लगा के आएंगे तो उनसे मूल्यांकन हो जाता है कि हाँ बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा कि विद्यार्थी के लिए पाठ्य पुस्तक की क्या उपयोगिता होती है। विद्यार्थी के लिए, एक विद्यार्थी के जीवन में पाठ्य पुस्तक की क्या उपयोगिता होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर द स्टूडेंट्स, इनके लिए क्या उपयोगिता होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है कि विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक बहुत ही उपयोगी होता है, आप सब जानते हैं। वह उसकी उपयोगिता निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। उसकी उपयोगिता हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि कक्षा में अध्यापन, जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं तब वे कुछ बातों को मूल नहीं, यहाँ पे है क्या, भूल जाते हैं।
तो कुछ बातों को भूल जाते हैं, छूट जाती हैं। भाई जेन्युइन चीजें हैं कि कितना भाई आदमी, एक अध्यापक के भी दिमाग में कितना चीजें रहेगा। तो कक्षा में जब अध्यापन होता है तो शिक्षक क्या होता है, कुछ जब बच्चों को पढ़ा रहा है तो कुछ बातों को भूल जाता है, जैसे वो छूट जाती हैं। तब वहां पर छात्र पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके इस कमी को दूर कर सकता है। अध्यापक भूल गया तो छात्र क्या होगा, पाठ्य पुस्तक को पढ़ेगा, जिससे उसकी कमियों से जो अध्यापक भूला है उसको आसानी से वो रिकवर कर सकता है। दूसरा पॉइंट दिया है पढ़ाने का स्तर। शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न जटिल हो सकते हैं, वे ही प्रश्न पाठ्य पुस्तकों में सुगम एवं सरलता से समझाए गए होते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं अध्यापक जो मेथड यूज करता है वो थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन अगर वहीं बुक्स में देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा सरल माध्यम से दिया होता है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि अध्यापक का पढ़ाया हुआ कम समझ में आता है, लेकिन उसको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा है श्यामपट्ट के प्रश्न। कभी कभी शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्नों की पूरी आकृति न बना करके प्रश्नों को हल कर देते हैं, मतलब प्रश्न लिखते नहीं, डायरेक्ट उसका सोल्यूशन कर देते हैं। तो तब यह समस्या छात्रों को आती, देखिए ये सब पढ़े हैं, सब आप फेस किए होंगे, वही सब चीजें दिया गया है। तब अध्यापक आया, सवाल ऐसे बुक से पढ़ा और डायरेक्ट सोल्यूशन ठोक दिया, आपको समझ नहीं आया भाई कौन सा क्वेश्चन है कौन सा, तो इसके वहां पर उस कंडीशन में आपको पुस्तक से सही और पूर्ण चित्रों का अध्ययन करके प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं कि एकाग्र चित्तता। मंद बुद्धि, कुशाग्र एवं साधारण बुद्धि के छात्र पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन से पूरे पाठ की जानकारी प्राप्त कर, चाहे वो मंद बुद्धि का हो, चाहे मीडियम स्तर का हो, चाहे बहुत प्रतिभाशाली बच्चा हो, सबको पाठ्य पुस्तक जो है पढ़ने में आसान बनाता है। 5वां पॉइंट है आपका सचित्र पुस्तकें। जो पाठ्यक्रम लिख कर समझाए जाते हैं उनके स्थान पर उन्हीं पाठ्य को सचित्र पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी उनको शीघ्रता से समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप भी महसूस करते होंगे कि जब कि कोई भी चीज रहता है, अगर उसको ऐसा ओरली बताया जाता है तो नहीं समझ में आता, लेकिन अगर उसे चित्र के माध्यम से बताया जाए तो दिमाग में अपने क्या होती है, बैठ जाती है और उसको चीजों को हम जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो वही चीज क्या है, पाठ्यक्रम में जो चीजें लिख कर समझाई जाती है अगर उसको सचित्र माध्यम से समझा सके तो उसको जो है छात्र या विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं। और गणित के ज्यामिति के प्रश्नों को चित्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है स्पष्ट एवं सरल भाषा की पुस्तकें। जो पुस्तकें होनी चाहिए वो स्पष्ट और सरल भाषा की होनी चाहिए। यदि गणित की पुस्तकें को स्पष्ट सूत्र एवं सरल भाषा में पुस्तकें हों तो शिक्षार्थी उनको आसानी से समझ लेता है। और अधिक क्लिष्ट भाषा में, या क्लिष्ट मतलब अगर कठिन भाषा में हो तो इस प्रकार की भाषा जिनको पढ़ने में कई अर्थ निकलते हो तो उनको समझना क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए पाठ्य पुस्तक सटीक भाषा का ही प्रयोग होना, पाठ्य पुस्तक में एकदम सटीक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल भगाने वाला काम नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है आपका, ये पुस्तक में रुचि होना चाहिए, इंटरेस्टिंग बुक्स होने चाहिए। जब छात्र को पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि आती है तब वह जो है अगले पाठ को पाठ्य पुस्तक से पढ़ करके आता है, और जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से उसको जो है आगे पढ़ लेते हैं। ठीक। 8वां पॉइंट क्या दिया गया है इसमें कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक का लक्ष्य क्या होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से छात्रों को यह पता चलता है कि कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं, कहाँ है भैया, कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। जब छात्रों को लक्ष्य पता चल जाता है तब पढ़ने में जो है जागृत भी हो जाते हैं। और असली बात ये मैं बताऊं, आजकल के छात्रों को कब लक्ष्य पता चलता है, जब एग्जाम में 2 दिन रह जाते हैं तब उनको लक्ष्य पता चलता है। पॉइंट नंबर 9 है पाठ्य पुस्तक की पुनरावृत्ति। जो पाठ शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ा दिए जाते हैं उनको दोबारा से पाठ्य पुस्तक में पढ़ सकते हैं। पता चला आपके पास किताबें नहीं, अध्यापक ने पढ़ा दिया, फिर आप घर पे जाके पढ़ नहीं पाएंगे। और इससे हम यह कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए। चलिए आगे, आज की क्लास बस यहीं तक होगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों इष्ट मित्रों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं बता दूं आपके जो साथी हैं, आपके घर में अगर छोटे बच्चे जो भी होंगे तो हमारे पास हम एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ चला गया भाई, एक जस्ट 1 मिनट। तो एनसीईआरटी की क्लास चलने वाली है आपकी
एनसीईआरटी जो है जिसमें हम आपको 6, 7, 8 और 9 और 10th की मैथ्स की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे पढ़ने के इच्छुक होंगे आप उनके पास शेयर करिएगा, एकदम फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा इसका, एकदम सीरियल से एकदम विद कॉन्सेप्ट आपको चीज़ों को आसानी से पढ़ाएंगे, जिसमें जो है आगे आपको टाइम टेबल या शेड्यूल बता दीजिए। डेली क्लास नहीं चलेगी, उसका भी सब क्लास वाइज डिवाइड रहेगा। किसी दिन हालांकि 9th और 10th की कोशिश करेंगे डेली चलने का, बाकी 6 और 7, 8 का डेली नहीं चलेगी, वो 2-2 दिन के हफ्ते में सिर्फ 2-2 दिन क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।